कराची में आज ज़िमनी इलेक्शन हुआ और देखा यही गया है कि वो खूनी शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। NA 240 का ज़िमनी इंतखाब जो रहा है वो कशीदगी का शिकार रहा। लांढी में MQM पाकिस्तान और PSP के कारकुनान के दरमियान झगड़ा हुआ और बाद तहरीके लब्बैक पाकिस्तान और PSP के कारकुनान भी गुत्थम गुत्था हुए। इस हवाले से बात करेंगे। लगारी साहब, अब NA 240 का ज़िमनी इंतखाब है। सबसे पहले तो ये जिस तरह की चीजें हुई हैं इस इलेक्शन के अंदर, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी नजर में किस पर आयद होती है? इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है, इंतजामिया पर होती है, या फिर ये हमारा जो सियासी कल्चर है वो भी अब ऐसे ही बनता जा रहा है? तीनों यकसा जिम्मेदार हैं। वो एक से पूछा गया था कि वर्दी मिल रही है, राशन मिल रहा है और सारा कुछ जो सवालात उससे पूछे, उसने कहा सब कुछ, तो तीनों उसने कहा सब चीज़ें बाकायदा तौर पर हैं। तो ये बाकायदा तौर पर ये सब जिम्मेदार, इंतजामिया भी जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज भी जिम्मेदार हैं कि सारी सूरत हाल पैदा करने के, और जिसका इंटरेस्ट है, जिसका जहाँ इंटरेस्ट है वो उस हद तक जिम्मेदार है। रिवायती तौर पर जाहिर है कि ये इस पीपल्स जो MQM के उम्मीदवार यहाँ से जो इलेक्शन के मेंबर जो इकबाल मोहम्मद अली साहब, वो हम उन्हें जानते थे, वो यहाँ से जीते थे, इलेक्शन जीत कर ही कामयाब हुए थे। रिवायती तौर पर यही समझा जा रहा है कि ये सीट उनकी ही थी और कोई ऐसा बड़ा डायनामिक चेंज नहीं आया है कि जिसकी वजह से वो ट्रेंड चेंज हो जाता और कहा जाता कि जनाब वो हो अब तो ये नया ट्रेंड चल निकला है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की मजमूई कारकर्दगी से अवाम की मायूसी जो है वो कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा मायूसी है और लोगों के पास कोई रास्ता नहीं रहा है। ये वजह है कि अब ये इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। अब वोटों को छीनने का अमल या वोटों पर कब्ज़ों का अमल या लोगों को दहशत ज़दा करने का अमल, इनकी ट्रेडिशंस हैं, रिवायात हैं, अपनी रिवायात के मुताबिक ये सूरत हाल चल रही है। अब नूरुल आरफीन साहब, बात यहाँ पर ये आती है कि आगे अगर हम बात करते हैं जनरल इलेक्शन की, यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इतना कुछ हो जाता है और ख़ास तौर पर अगर कराची की बात करें तो एक ज़िमनी इलेक्शन की सीट पर जो कि MQM की रिवायती सीट भी रही है उस पर यह कुछ हो जाता है, तो हम फिर जनरल इलेक्शन में क्या कुछ एक्सपेक्ट करें? और ख़ास तौर पर अब जो इलेक्शन ये हुआ है इसमें आप इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? नगारी साहब ने जो जवाब दिया मैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं करूँगा। ये तीनों लोग, तीनों इंतज़ामिया, साथ ही साथ ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो इसमें इलेक्शन कमीशन है, ये ज़िम्मेदार इसकी इक्वली हैं। और अब सवाल यहाँ पे उठता है कि आगे इलेक्शन कमीशन से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है मेरी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप अपना टाइम पास करते रहें, आप सब अपनी सबको इधर दिखा करके और उधर मारते रहें, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। फॉरेन फंडिंग का केस आपके पास गया था, आज आपने बड़ा तीर मारा, आपने कहा कि इसको फॉरेन फंडिंग नहीं, इसे ममनुआ फंडिंग कह देंगे। आप इसको ममनुआ फंडिंग नहीं, इसे मुकद्दस फंडिंग कह दिए सानू की। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मुझे पता है आप सब टाइम पास करने के लिए बैठे हैं। आपको अपनी नौकरी उस हद तक करनी है कि जिस वक्त तक आपको स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका जितना रोल दिया गया है उससे ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सरकारी आदमी है आप, आपको पेंशन चाहिए। बस मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। कराची में जो हुआ आप क्या कर लेंगे? अच्छा चलिए मैं भी देखता हूँ इंतजामिया क्या कर लेगी। मुराद अली शाह ने नोटिस ले लिया, नोटिस मिल लिया, कक नहीं लिया। पहली दफा हुआ है ये, पहली दफा हुआ है ये कराची का, मतलब ज़िमनी इंतखाबात में या जनरल इलेक्शन में कराची में ये सब चीज़ें पहली दफ़ा हुई हैं भाई। जिन लोगों ने फैसला किया है उन्होंने इधर से आंख बंद कर रखी है। जब वो आंख खोल लेंगे तब उनको सब सच्चाई साफ साफ नजर आने लगेगी। सच्चाई को वो भी जानते हैं, लेकिन अभी उनका मूड नहीं है। अभी उनका मूड नहीं है कि इधर अभी दो चार ही तो लोग मरे, अल्लाह माफ करे। अभी ये तादाद कुछ और बढ़ती तब जरा साहब लोगों का कलेजा ठंडा होता, तब जाकर के जरा थोड़ा सा मतलब आप समझें, फिर जरा टूं करके गाड़ियां आती, जाकर के रुकती सलमान खान स्टाइल में, फिर मैं जरा मीडिया से बात करता और कहता ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और है ठन ठन गोपाल, हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके आगे 10-15 जीपें हैं, पीछे 10-15 जीपें हैं, आप हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं, लेकिन हैं आप बिल्कुल नील बटा सन्नाटा। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ ये अफसोसनाक जरूर है, लेकिन गैर मुतवक्को बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सर, लगारी साहब, अब अनीस कायम खानी की गाड़ी पर जो फायरिंग की गई, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई सानिया हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? और इसको रोकने के लिए अब आगे, क्योंकि अब इलेक्शन की तरफ हमने जाना है, ज़िमनी इलेक्शन खैर बाकी सूबाई असम्बली की सीटों पर भी होने वाले हैं, तो अब इन चीज़ों को मद्देनजर रखकर अब प्लानिंग करनी नहीं चाहिए अब खास तौर पर इंतजामिया को?
शुक्र अदा करें कि अनीस कैमखानी साहब गाड़ी में नहीं थे। अगर वो गाड़ी में होते तो हादसा हो सकता था, और हादसा होता तो फिर अब तक शहर में बहुत कुछ जल रहा होता या जल चुका होता। ये सारी सूरत हाल तो हमारे सामने है। या कोई और बड़ी शख्सियत उधर से या इधर से कोई भी शख्सियत अगर उसका नुकसान होता तो वो मजमूई नुकसान होता। क्या ये जो हम गैर मुल्की फरमाइशें हैं ये पूरी कब तक करते रहेंगे? कब तक हर जगह पर आकर रिचर्ड हार्ब्रूक फैसला करेगा गवर्नर हाउस में बैठकर कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैं कर रहा हूँ, इसी को इसी तरह चलाया जाएगा? कराची का इंतज़ाम इस तरह से चलेगा? कराची इलेक्ट्रिक के फैसले जो मैं कर रहा हूँ, इन फैसलों को कोई नहीं अनडू करेगा? ये बाकायदा इस मुल्क में इस सूबे के अंदर हुआ है। यहाँ बैठकर डिक्टेशन दी गई, यहाँ बैठकर फैसले किए गए, कीमतें मुकर्रर की गई, इलाके बांटे गए, और अमेरिकी रिचर्ड हार्ब्रूक बैठकर इलाके बांट रहा था। ये इलाका इसके पास होगा, ये इलाका इस पास। तो आप कौन सी खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं? किस खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं? आप कहां से खुद मुख्तार हो गए? और वो बैठ कर कह रहे रिजीम चेंज, रिजीम चेंज। ये इधर से कह रहे हैं कि हम आजाद, हम आजाद। हो भाई, तुम कहां से आजाद, वो कहां से रिजीम चेंज? रिजीम चेंज वो भी थी जब नवाज शरीफ को हटाया गया था। रिजीम चेंज ये भी थी जब इनको हटाया गया। और रिजीम चेंज कभी भी बाहर से नहीं होती है, रिजीम चेंज घर के अंदर से होती है, और घर में बैठकर रिजीम चेंज की जाती है। और अब जो कुछ हो रहा है ये सारा उसी का किया धरा है। अब जो कुछ भुगत रहे हैं उसी का किया धरा है। बंद करें ये खेल। और डिक्टेशन आती है बाहर से, वो आकर बैठ जाता है और कह देता है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। आप करते चले जाते हैं क्योंकि आपके पास ताकत है। वो कहते हैं कि हम ये जो रास्ते में गधा जा रहा है इसके ऊपर हाथ ही बिठा देंगे, इसको उठाना होगा, और वो उठाता है। अब भी उसने उठाया हुआ है। इसी तरह से ये चल रहा है। ये जो एक कमजोर नहीब सा पाकिस्तानी जा रहा है उसके ऊपर जो इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, वो तो बैठी हुई है ना भाई। इतना बड़ा सनतकार बैठा हुआ है ना। क्या हुआ था? ये इनके इलाकों से जरा सा आगे, ये जिन इलाकों में रहते हैं इससे जरा सा आगे चले जाए आप, लाठी से आगे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के इलाकों में आप चले जाए। क्या हुआ? यहाँ फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। वो फैक्ट्रियाँ किस लिए चली गई? वो भत्ता लेने वो आ गया पर्ची लेकर, फिर वो भत्ता लेने दूसरा आ गया पर्ची ले, फिर तीसरा आ गया पर्ची लेने, फिर चौथा आ गया, फिर पांचवा आ गया। पर्चियाँ आ रही थी, वो पैसा लेकर बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेश अमीर हो गया, हम गरीब हो गए। ये कहानी है इस मुल्क की। इसलिए कि कहा यही गया था कि भाई इनके हाथों में पर्चियाँ थमा दो, और ये सब बाकायदा ऑफिशियली तय हुआ था। कौन सी कहानियां इस मुल्क की, कौन सी कहानी आप सुनेंगे, कौन सी कहानी हम सुनाएं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।